नमस्कार। सोचिए, आज के जो सबसे बड़े ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उन्हें मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए और लगभग अदृश्य किस्म के बिचौलिए चला रहे हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो दिखाती है कि साइबर क्राइम का चेहरा कितनी तेजी से बदल रहा है। ये कोई ऐसा जॉब टाइटल नहीं है जो लिंक्डइन पर मिल जाए। नहीं, ये किसी ऐसे शख्स का काम है जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े ऑनलाइन स्कैम्स को उन्हें मुमकिन बनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर है कौन ये प्रोफेशनल अकाउंट प्रोवाइडर? और दाव पर क्या लगा होता है ये देखिए, 34 लाख रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक इंसान से एक ही स्कैम में ठग ली गई। और इस पूरे खेल को मुमकिन बनाने वाली जो सबसे अहम कड़ी थी वो यही प्रोफेशनल था। ठीक है, तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे स्कैम को अगर असल में समझना है तो हमें सबसे पहले पर्दे के पीछे छिपे उस खिलाड़ी को जानना होगा। ये है नरेश कुमार। पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से हरियाणा के करनाल का रहने वाला ये शख्स इस पूरे फ्रॉड नेटवर्क का कह सकते हैं कि एक बेहद जरूरी पुर्जा था। तो ये प्रोफेशनल अकाउंट प्रोवाइडर आखिर करता क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे ये साइबर क्राइम का जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो। ये लोग वो जरूरी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो पाइपलाइन मुहैया कराते हैं जिससे असली अपराधी अपनी पहचान छुपाकर आराम से काम कर सकें। असल में ये लोग धोखाधड़ी की नींव रखते हैं। और देखिए, नरेश सिर्फ एक अकाउंट नंबर नहीं दे रहा था। नहीं, वो तो अपराधियों को पूरा का पूरा टूलकिट सप्लाई कर रहा था। चेकबुक, एटीएम कार्ड, अरे यहाँ तक कि इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड्स भी। सीधे शब्दों में कहें तो वो इस गोरखधंधे की चाबियां सीधे उनके हाथ में थमा रहा था। इससे होता ये था कि गैंग को उन अकाउंट्स पर पूरा कंप्लीट बेरोक टोक कंट्रोल मिल जाता था। और अपनी इस प्रोफेशनल सर्विस के बदले में नरेश हर एक अकाउंट के लिए महीने का 30,000 रुपये चार्ज करता था। ये कोई छोटा मोटा साइड हसल नहीं था, ये बाकायदा एक मुनाफे वाला ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल बिजनेस था। तो अब जब हम इस अहम खिलाड़ी के बारे में जान गए हैं तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, समझते हैं कि वो पूरा स्कैम काम कैसे करता था जिसे नरेश जैसे लोग मुमकिन बना रहे थे। देखिए, ये स्कैम सुनने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसे एक आसान से 4 स्टेप वाले फ्रॉड फनल में तोड़ा जा सकता है। पहला स्टेप, शिकार को फंसाना। दूसरा, उससे पैसे ट्रांसफर करवाना। तीसरा, उस पैसे को कई खातों में घुमाना। और चौथा और आखिरी स्टेप, उसे लॉन्डर करके एकदम साफ कर देना। तो सब कुछ शुरू होता है एक ऐसे लालच से जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो। स्कैमर्स क्या करते हैं? वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर लोगों तक पहुंचते हैं, अक्सर बिना किसी जान पहचान के, और उन्हें इतना ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं जो सुनने में ही सच नहीं लगता, और जाहिर है वो सच होता भी नहीं है। तो जैसे ही कोई शिकार इस जाल में फंसता है, उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। और बस यहीं पर नरेश का रोल शुरू होता है। पैसा मास्टरमाइंड के पास नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। वो सीधे नरेश के दिए हुए बैंक खातों में से किसी एक में जाता है। इससे होता क्या है? असली अपराधियों और उनके शिकार के बीच एक मजबूत फायरवॉल खड़ी हो जाती है। और यहाँ से ये पूरा ऑपरेशन हाईटेक हो जाता है। जैसे ही पैसा अकाउंट में आया, उसे फौरन क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है। फिर उस पैसे को कई अलग अलग डिजिटल वॉलेट्स की एक भूल भुलैया से गुजारा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भीड़ में कोई पैसे को एक हाथ से दूसरे, दूसरे से तीसरे हाथ में दे रहा हो, और आखिर में ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि पैसा आया कहाँ से था। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराध अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ ही जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां कानून की पकड़ इस धागे को खींचना शुरू करती है, और देखते ही देखते पूरा नेटवर्क उधड़ने लगता है। ये चार्ट नरेश के ऑपरेशन का स्केल दिखाता है। बाईं तरफ का जो बार है वो उन बैंक अकाउंट्स की संख्या दिखा रहा है जो वो मैनेज कर रहा था, पूरे 10 अकाउंट्स। और दाईं तरफ का बार वो दिखा रहा है संदिग्ध गतिविधियों की तादाद। सोचिए, उनमें से सिर्फ एक अकाउंट के खिलाफ 13 से ज्यादा धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी। ये सिर्फ रेड फ्लैग्स नहीं थे, ये तो खतरे के सायरन थे जो जोर जोर से बज रहे थे। तो एक टिप के आधार पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम करनाल पहुंची और नरेश कुमार को धर दबोचा। इस नेटवर्क के लिए ये वाकई एक बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आदमी खो दिया था।
अब नरेश पर धोखाधड़ी, आईटी एक्ट का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। ये कोई छोटे-मोटी सजा नहीं होती। इन आरोपों की गंभीरता ही ये बताती है कि उस बड़े फ्रॉड में उसका रोल कितना अहम था। लेकिन देखिए, नरेश की गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी को पकड़ने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये केस हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, एक जरूरी सबक है। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि नरेश जैसे अकाउंट प्रोवाइडर्स आज के मॉडर्न साइबर क्राइम की, कह सकते हैं कि, अदृश्य रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। और यही वो वजह है कि जो असली मास्टरमाइंड्स हैं वो पूरे तरह से गुमनाम रहकर अपना काम कर सकते हैं, और इसी वजह से उन्हें पकड़ना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए कि साइबर क्राइम कितना बदल गया है। पहले क्या होता था? स्कैमर्स नकली आईडीज का इस्तेमाल करते थे और पैसे को, हाँ, थोड़ी मुश्किल से ही सही, बट ट्रैक किया जा सकता था। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। बड़े बड़े संगठित सिंडिकेट प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही सारा पैसा गायब कर देते हैं। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने खुद कहा, नरेश जैसे सिर्फ एक मददगार की गिरफ्तारी भी बहुत जरूरी है। और क्यों? क्योंकि ये उन फाइनेंशियल पाइपलाइनों को काट देती है, उन धमनियों को बंद कर देती है जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स देश भर में लोगों को ठगने और उनका पैसा चूसने के लिए करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और काफी परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। देखिए, अपराधी तो हर दिन ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा संगठित और ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम हो रहे हैं? क्या हमारी अपनी सुरक्षा, हमारी अपनी जागरूकता भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।